सबसे पहले मैं बाबा जी से पूछ लेता हूँ कि बाबा जी, आप हाउस अरेस्ट क्यों नहीं है? नजरबंद क्यों नहीं किया गया आपको? आप तो शक्ल से, अपने वेशभूषा से दिखते हैं कि आपको हाउस अरेस्ट में ही रहना चाहिए। आप खुले कैसे घूम रहे हैं? सर, मैं खुद को गाय तो नहीं बोलूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि मैं एक सांड हूं और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि मैं ग्वाले से नाराज हो जाऊं। ये संविधान प्रदत्त मेरा अधिकार है। पर सर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं ग्वाले से नाराज होके कसाई बाड़े में चला जाऊंगा। नंबर 1, मेरा विरोध है, रहेगा, पर मेरा विरोध एक सीमा तक है और मैं वहीं तक विरोध करूंगा जहां से कोर्स करेक्शन की गुंजाइश बची रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाऊंगा। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त इस प्रकार के किसी आंदोलन की या इस प्रकार के प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। आई थिंक दे शुड हैव पोस्टपोन्ड इट या अवॉइडेड इट। मेरा ये पर्सनल मानना है। मेरा ये कतई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी जी की यूजीसी वाली गाइडलाइन से सहमत हूं। मैं पक्का मानता हूं कि वो गाइडलाइंस या तो उसमें करेक्शन करिए कि प्रत्येक छात्र को इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, जेंडर, सब कुछ, हर बच्चे को यह हक है कि यदि उसके साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वह कंप्लेंट करेगा और उसकी कंप्लेंट सुनी जाएगी और पुलिस कैंपस को थाना न बनाया जाए और हर बच्चे के ऊपर SC/ST जैसा एक ड्रैकोनियन कानून न लाद दिया जाए। मैं इसका समर्थक हूं। आइदर विथड्रॉ दीज गाइडलाइंस और इसमें अमेंडमेंट करो, परंतु मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगा जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम और इंडिया अलायंस और वामपंथियों को या देश के दुश्मनों को जरा सा भी मौका मिले। मैं ये बैलेंस बना के चलूंगा। इसलिए मैंने मेरे टीम ने बोला था कि चला जाए, कवर करके आए। मैंने कहा छोड़ो यार, कवर करने भी नहीं जाएंगे। कल मैं दिल्ली में ही था, परंतु इसके बावजूद मैंने कहा मैं कवर भी नहीं करूंगा। और इसलिए मेरा तो ये मानना है सर कि अभी हमें इसको तेल देखो, तेल की धार देखो। जी सर, देखिए, मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूं कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज द सेंट्रल लीडरशिप। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होते, परंतु मैं अभी भी ये मानूंगा कि मेरा क्लियर स्टैंड है कि चलिए आते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं, बात करेंगे। हाँ, मोदी जी इज क्रिएटिंग अ मेस। मोदी कुछ उद्धव ठाकरे की लाइन पे चल पड़े हैं जो कि आत्मघाती हो सकता है। आप अपने ट्रेडिशनल कोर वोट बैंक को इग्नोर करके अम्बेडकराइट्स की गोदी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपका उद्धव ठाकरे ना हो जाए। और इससे पहले कि मोदी ये आत्मघाती कदम, इस आत्मघाती रास्ते पे आगे बढ़े, वी शुड स्टॉप हिम। 1 मिनट टोकूंगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि आपने परमिशन दे दी थी। आप परमिशन नहीं देते तो बात कुछ और होती। और जब परमिशन देने के बाद लोग मोबिलाइज हो गए, आधे लोग दिल्ली पहुंच गए, उसके बाद आप पहले तो उसको कैंसिल करते हो, फिर लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेते हो। भाई आप जब हाउस अरेस्ट तक पहुंचे सर, मैंने सैकड़ों जो हैं वो आंदोलन डील किए हुए हैं। एक गोल्डन रूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल गोल्डन रूल है कि जब तक हिंसा की आशंका ना हो तब तक चलने दो। इसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। अगर मान लीजिए ये 8 तारीख को ये हो भी जाती तो क्या हो जाता? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं शायद हम ये चर्चा नहीं करते। मैंने इसीलिए कहा ना सर, आप एक तरफ हाउस अरेस्ट जैसी एक्सट्रीम कार्रवाई पर जाते हो, दूसरी तरफ आप परमिशन भी दे देते हो। और मैं एक चीज कह रहा हूं सर,
मान लीजिए वहां असेंबली होती और अगर किसी तरह की कोई तोड़फोड़ हिंसा हो भी जाती थी, ये सारे के सारे चेहरे आज मुंह दिखाने के लायक रहते? ये कथित आंदोलन अपनी मौत मर गया होता, तुम ये भी करके देख लेते भाई। तुम्हारे पास उसके बाद तो पुलिस है ना, तोड़ देते हड्डियां। ऐसे कई हिंसक आंदोलन हुए। क्या किसान आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया आपने? क्या पहलवान आंदोलन को कंट्रोल नहीं किया आपने? क्या शाहीन बाग को कंट्रोल नहीं किया आपने? किसान आंदोलन बात को जो क्या है ना, जब कंट्रोल, बात सर, इससे सर, बिगड़ी है, क्या एक कंट्रोल मिनट किया था बाबा किसान जी, आंदोलन का? कृपया प्लीज थोड़ा सा एनलाइटन कर दीजिए। मैं- छोड़िए छोड़िए आप, उससे किसान ज्यादा आंदोलन सुनते हैं, अराजक और बाबा जी हिंसक उग्र तो हो जाते आज हैं। तक देश में कोई अरे- आंदोलन नहीं हुआ। अरे बाबा जी, मैंने रग पे हाथ रख दिया है, मैं जानता हूं किसान आंदोलन का जिक्र मेरी बात करके। सुनिए, एक मिनट मेरी बात। उससे बड़ा सरेंडर आज तक किसी सरकार का नहीं हुआ होगा। अरे बाबा जी छोड़िए ना, अभी शर्मनाक आ रहे हैं उसके ऊपर। एक मिनट, मेरी बात तो सुन लेने दीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इसी सरकार ने उस चंद्रशेखर नाम के राक्षस को, जो स्वयं रावण के नाम के राक्षस पे अपना नाम रखे हुए था, आजकल नहीं लगाता रावण, उस चंद्रशेखर की भीम आर्मी को यूजीसी के फेवर में, इस यूजीसी रेगुलेशंस के फेवर में जंतर मंतर पर वहां इसको रैली करने की इजाजत दी। सो अच्छा, ये जो आपका ये हुआ है ना, इसका कारण भी यही है कि आपने चंद्रशेखर को इजाजत दी तो दूसरे पक्ष ने कहा कि हम भी करेंगे अब, क्योंकि ये तो डर लगता है ना कि साहब की सदैव की सरकार जो है वो संख्या बल देख के तय करती है आजकल। ये जो आज का जो आंदोलन तय हुआ है वो उससे चंद्रशेखर के शक्ति प्रदर्शन से हुआ है, और उसके नहीं। बाद फिर आप परमिशन देते हो, फिर कैंसिल कर देते हो। सबसे असहज करने वाली स्थिति यही है ना, आपने परमिशन क्यों दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज है सर कि अगर एक पक्ष उसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, अपना समर्थन दे रहा है, तो उसके विरोध करने वालों को स्थान देने में आपको क्या हर्ज है? ये या तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी है तब भी निश्चित रूप से इसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीतिक नेतृत्व पर ही जाएगी। अब ये लगता है कि एक हो जाने का समय है, तो अपने ही बीच से जब ये चीजें आती हैं तो थोड़ा दुख पहुंचता है। मैं आज भी कहता हूं कि ये राजनीतिक नाराजगी नहीं है, राजनीतिक नफरत है। ये आमर्श है, आमर्श का स्थान होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी स्थान होना चाहिए। और बाबा जी की एक बात का मैं खाली जवाब नहीं दे रहा हूं, उसमें जोड़ दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अपना नेता, अपने लिए प्रधानमंत्री कौन रहेगा, कब तक रहेगा, ये पार्टी तय करेगी। मतदाताओं का काम विचारधारा का समर्थन करना है। व्यक्तिवादी, कम से कम दक्षिणपंथी पार्टी का मतदाता नहीं होता। अगर आप सहमत हो न सहमत हो वो ठीक है, मैं अपनी बात रख मोदी जी आते ही नहीं कभी। मैं अडवाणी जी होते, सुषमा स्वराज होती, कोई राजनाथ बात सिंह नहीं। होती। जनता ने डंडा दे के मोदी को लाई थी 2012 में। तो ठीक है, जनता ही डंडा दे के हटा पार्टी तय नहीं देगी, करेगी, किसी और को ले जनता तय आएगी। करेगी सर, जनता तय करती है। ठीक, पार्टी की कोई औकात लेकिन नहीं होती जनता के सामने। मेरी कल उत्तराखंड में अमित शाह जी की सभा थी, और उस अमित शाह जी की सभा में उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगवाया, जनता चुप रही। फिर जब उन्होंने ये कहा कि साहब की तुम्हारी आवाज नहीं है क्या, इस तरह की बात है, तो जनता ने यूजीसी की बात वहां शुरू कर दी, यूजीसी पे बोलो। और अमित शाह जी की बड़ी वहां पे किरकिरी हुई। कहीं ये इसका रिएक्शन तो नहीं है? क्यों बाबा जी, ये जो कल हाउस अरेस्ट और ये सब हुआ, उनको लगा कि साहब की मामला बहुत बढ़ गया है और कहीं यहाँ पे लाखों लोग अगर इकट्ठा हो गए तो सारा मैसेज गड़बड़ा जाएगा। क्या लगता क्या है आपको? सर, योगी मोदी जी की एक बड़ी खुशकिस्मती है कि पार्टी में अभी योगी जी जैसा एक चेहरा है। मेरे कम कहे कोई, वो पुराने जमाने में औरतें जब चिट्ठियां लिखती थी तो कहती थी कि मेरे कम लिखे को ज्यादा समझना। तो मैं दर्शकों से कहूंगा, मेरे कम लिखे को, कम कहे को जरा ज्यादा समझना। और दूसरी बात है, एक लड़का था सर, वो भगवान को बहुत गाली देता था, पर उसकी मां बहुत धर्म पारायण थी, वो भगवान को दिन रात पूजती थी। तो फिर एक दिन जो है
मां मर गई। जब मां मर गई तो वो लड़के ने फिर भगवान को गाली दी, तो भगवान ने कहा, "ए, चुप, अब तक तुम्हारी मां की वजह से हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी मां बहुत धर्मपरायण थी। आज के बाद एक शब्द नहीं निकलना चाहिए मुंह से।" सर, मोदी जी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके सामने योगी जी खड़े हैं। अब सर, पब्लिक बेचारी करे तो क्या करे, उसको योगी जी को भी देखना है, मोदी जी को भी देखना है, बीजेपी को भी देखना है। पर यदि वो यूजीसी पे आपसे जवाब चाहती है तो दीजिए, डोंट पुट इट अंडर द कारपेट। और एक चीज और बताऊं, बीजेपी की बहुत गंदी आदत है कि ये तो अपने ही हैं, इनकी क्या चिंता करनी, जो पड़ोस की थाली में है वो ले लो। तो यही काम इन्होंने किया था, जाटों को खुश करने चले थे, राजपूतों को नाराज कर रहे थे। 2024 में इसका रिजल्ट देख लिया। तो कहीं मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं 2029 में जनता बाई चांस योगी जी का लिहाज न की और इनको सबक सिखा दी जैसे 24 में सिखाई थी। फिर सर, सिर्फ 40 सीट का अंतर है, ये ध्यान रखिए। 40 तो नहीं, मैं तो कहता हूं सिर्फ 20 सीट का, ओनली 20 सीट्स। पिछली बार तो अगर 10 सीट कम होती तो हाँ वो आपका इंडी अलायंस जो है वो आगे निकल जाता। जी, इसलिए मोदी बहुत, सर मैं मोदी को बहुत बड़ा स्टेट्समैन मानता हूं इस मामले में, कि और कुछ हो चुनाव, अब बंदे को चुनाव जीतना आता है। सर मुझे उसमें कमी होती नजर आ रही है। और आपने जो ये कल उत्तराखंड की घटना, हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी, आपने मुझे बताया है, बीजेपी ग्राउंड रियलिटीज को रीड करने में इतनी कमजोर साबित होगी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं ये मानता था कि गुस्सा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गल्फ, अपना अमेरिका इजराइल ईरान वॉर चल रहा है, उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, सारी बातें हैं। मोदी इज अ वंडरफुल स्टेट्समैन, उनकी फॉरेन पॉलिसी और सारी पॉलिसीज गजब की हैं। पर भैया उद्धव ठाकरे मत बनो प्लीज यार, प्लीज। ठीक है, अवनीश जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि नया वोट बैंक आना चाहिए। सर जी सिर्फ सिर्फ टोपी पहन के काम चला लीजिए सर, कहीं खतना में 1 पौन इंच की जगह कहीं 4 इंच खतना ना हो जाए, मुझे ये बड़ा बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं सिर्फ टोपी, और वो हाउ जो टोपिया नहीं पहने थे ना, हाउ टोपिया पहन लीजिए और नीला वाला गमछा लपेट के काम चला लीजिए प्लीज। मोदी जी, खतने का रिस्क नहीं लेना है, प्लीज यार, प्लीज। हाँ, एक ऐड करूंगा। एक आईटी से लिए ने कहा कि साहब कि इनकी फंडिंग जो है वो बाहर से हो रही है। उसके बाद से मामला और भड़क गया। ठीक है, चलो हम जोरों से ला रहे हैं पैसा, बोलो क्या करोगे। तो भैया ऐसे यदि लोग हैं तो सरकार में भी ऐसे यदि लोग हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको दंडित किया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है सर अब अरे सर, अरे संजय अवनीश जी सर, का टर्न है, देखिए नहीं सर, मेरा मुरादाबाद वाला भी चेक बाउंस हो गया और जॉर्ज सोरोस वाला भी बाउंस हो गया। प्लीज मेरा क्लियर कराइए किसी तरह, प्लीज, ये गलत बात है। आप सब लोग पैसा लेके बैठ गए, हमारे को कुछ नहीं मिला सर। जी बाबा जी, आप कुछ कहें, उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा उसको भी डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे शिया भाई भी बड़े उत्तेजित हैं, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन साथ में एक बात ये भी कहें कि साहब, ये जो उत्तम नगर में जो हत्या हुई हमारे तरुण खटीक की, उसमें भी साहब इनको 4-5 दिन लग गए बीजेपी वालों को रिएक्ट करने में। कपिल मिश्रा तक नहीं पहुंचे, जिन्होंने हिंदू इकोसिस्टम बनाया हुआ है। सर मैं एक बात बता दूं, शायद मोदी जी को अब तक ये पता नहीं है कि वो जो लड़का उत्तम नगर वाला है, तरुण, उसका पूरा नाम तरुण खटीक है। मैंने लिया ना पूरा नाम। अगर तरुण खटीक है ये पता होता तो मुझे लगता है मोदी जी का अब तक बयान आ गया होता तरुण खटीक के लिए। चलो, तरुण हिंदू
साहब के ये लिए चीज तो बयान अब मत दीजिए, इस कम चीज से को कम पता चले तो 3 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया कोई बयान। छोड़िए, हमारे कपिल मिश्रा जी नहीं पहुंचे तो दिल्ली गए। खैर कपिल मिश्रा जी की सफाई आई है, छोड़िए सर वो बात। पर मैं इतना जानता हूं सर कि लगातार एक हफ्ते में 3 गंभीर घटनाएं हुई हैं। मैं इससे भी ज्यादा गंभीर, सलीम वास्तिक की घटना से भी ज्यादा गंभीर घटना हुई है नैन्सी ग्रेवाल के साथ। सर नैन्सी ग्रेवाल की घटना से पंजाब का हिंदू कितना हतोत्साहित, डिमोरलाइज हुआ है, इस बात को शायद नीरज भाई जरूर मेरी पीड़ा को उससे वो रिलेट करेंगे। तो उस लड़की की जीभ काट के ले गए, आपको पता है? मतलब इतना ब्रूटल मर्डर था कि हम उसकी, सलीम भाई की तो हमने वीडियो देख ली ना किसी तरह। और नैन्सी के इस देश ने, आप बताइए, कोई चर्चा है? पंजाब में नहीं है सर, पंजाब में लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि नैन्सी ग्रेवाल का नाम ले लें। अब लोग कहेंगे कि आप हर चीज में मोदी को दोष देते हैं। सर इसका दोषी मैं किसको मानूं? उसके बाद तरुण, उससे पहले सलीम भाई। मतलब हम सिर्फ, अच्छा मतलब प्रिएम्प्टिव क्या कर रहे हैं हम? आज आप पंजाब में आके किसी हिंदू से पूछ के देख लीजिए। मेरे एक जानकार हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपए की, नीरज भाई, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फोन आया था। उन्होंने पूरी कोशिश की, चीफ मिनिस्टर से मिले, सुनिए, चीफ मिनिस्टर से मिले, डीजीपी से मिले, एसएसपी वगैरह से तो चलिए मिले तो किए, लिटरली हैंड्सअप कर दिया डीजीपी ने और चीफ मिनिस्टर ने कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ले दे के सल्टा लीजिए। 1 करोड़ की मांगे गई थी, मैंने सुना है कि 25 लाख रुपए में किसी तरह सेटल हुआ है केस। सर पंजाब में 25 लाख की फिरौती का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे बिहार में 5,000 की फिरौती, लालू के राज में 5,000 का रेट आ गया था। सब्जी बेचने वालों का बच्चा उठा ले जाते थे और 5,000 लेके छोड़ देते थे। अगर पंजाब में 25 लाख का रेट आ गया तो ये सब्जी बेचने वाले के 5,000 के बराबर रेट है। पंजाब इस दशा को प्राप्त हो गए, आज की तारीख में 100-200 रंगदारी की वसूली चल रही है पंजाब में। पर आई विल नेवर 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 ब्लेम मोदी फॉर दिस, क्योंकि मोदी जी तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का इशू है, मोदी जी कैसा बोल लेंगे सर? ममता जी भी शामिल है उसमें, ममता जी भी शामिल, बेनिफिशियरी हैं। इसलिए जब, खैर छोड़िए, हर बात में अब मुझे हर बात में मोदी जी को दोष नहीं देना चाहिए, पर मैं इतना जानता हूं कि अनदर स्टेट, भाई ये तो सर शुक्र मनाइए कि यहां योगी जी है यूपी में, नहीं तो आज यूपी का क्या हाल होता सर। पलायन करते, मैं बिहार से भी ज्यादा बदतर स्थिति बता देता आपको यूपी की। भगवान ने, ये तो यूपी के साथ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था कि योगी जी आ गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सर नाउ इट्स टाइम, बहुत हो गया, योगी जी को दिल्ली लाइए, नहीं तो पूरा तो यूपी का क्या होगा फिर? लास्ट टाइम मैंने कहा तो था कि योगी जी के 30-32 क्लोन बना लेते हैं। आजकल तो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। एक बाबा जी जो आप कह रहे हैं उसमें एक चीज ऐड करता हूँ। एक लड़का है राजू वाल्मीकि, मोहाली में, जिसे पीटा है। हाँ, मोहाली वाला केस हुआ है सर,
वो हिंदूवादी वाल्मीकि लड़का था, उसको इतना ब्रूटली मारा है। और किसी चंद्रशेखर आजाद या किसी की जुबान फूटी क्या? उसकी तो उत्तम वाले मामले में नहीं, उत्तम नगर वाले मामले में भी नहीं फूटी। वो तो हाँ। वो तो गुलाम है मुसलमानों का, तो सीधे सीधे मुसलमानों का गुलाम है, और उसको प्रश्रय प्राप्त है, केंद्र सरकार का। वो योगी जी को कार्रवाई नहीं करने देते, नहीं तो योगी जी उसको 2 मिनट में सीधा कर दे, 2 मिनट नहीं लगे। है क्या वो चीज? कोई उसके पास सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। पकड़ के एनएसए में बंद करो, देखो कौन जितने भी ये घूमते हैं नीरज भाई को इंटरप्ट लाठी कर दिया, डंडा सॉरी लिए सर। नीरज भाई आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, नीरज भाई। जी